हेलो दोस्तों, आप सभी का सीरियस बूस्टर पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रोहित यादव और आज का जो सेशन है वो ज्योमेट्री सेशन 3 है। हम लोगों ने 2 सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा सेशन है। तीसरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जल्द ही आपका 4th सेशन मिल जाएगा। 4th सेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ज्योमेट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो आप हमें सीरियस बूस्टर पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको हमें मैसेज कर देना है। आप वहाँ पर कमेंट के माध्यम से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी समस्या के बारे में पूछना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है, उसमें एक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है और जो डिस्टेंस है उस कॉर्ड की और सेंटर के बीच की वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है सर्कल की तो आप इसे विद इन सेकेंड कर देंगे। ये कितना है, 4 है। ये पूरा कितना है, 6 है। अगर आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जब हमारे पास जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी तो जो लेंथ होगी डिस्टेंस वाली, ये क्या करेगी, जो कॉर्ड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर ये वाला पोर्शन 3 है तो ये वाला पोर्शन भी 3 हो जाएगा। अब आपको एक ट्रिपलेट याद आ रही होगी 3, 4, 5 की। अगर ये 3 है, ये 4 है क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो हमारे पास जो रेडियस है ये O है, ये A है, ये D और ये B। जो रेडियस है हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई ना। अब रेडियस हमारे पास अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट O बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमारे पास पॉइंट O है, इसके ऊपर 2 टेंजेंट है हमारी PA और PB। जो APB है वो आपका 50 डिग्री है। आपको जो फाइंड करना है वो OAB फाइंड करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आपको 50 का आधा कर देना है तो 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आता है अब वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा 25 आया कैसे, तो आप शॉर्ट ट्रिक को सीख के करेंगे क्या। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास टेंजेंट होगी और जो रेडियस होते हैं उसके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अगर हम देखें A, P, B और O एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि जो समबाहु तो एक हमारे पास चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी सभी जो एंगल्स हैं उसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हमारे पास ये 90 है, ये 90 है, तो 180 तो यही हो गया। यानी कि बचे हुए एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 180 होगा। अगर ये 50 है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना होगा, 130 होगा। अब आपको पता है कि हमारे पास सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये 130 है, और साथ में आपको ये भी पता है कि ये जो है ये हमारी रेडियस है। अगर रेडियस हमारे पास है यानी कि ये बराबर होंगी। जब हमारे पास रेडियस बराबर होती हैं तो ये वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 130 है तो बचे हुए एंगल्स कितने होंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 50 होगा। अब दोनों एंगल इक्वल्स हैं तो इक्वल होने का मतलब है कि एक एंगल 25 का होगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 25 लिख दिया।
तो अब आपको पता चल गया 25 कैसे आता है। तो अब आप कभी भी इस क्वेश्चन को करेंगे बस डायरेक्ट अब आप निकाल लेंगे। कभी भी आपसे चाहे ये वाला पूछा जाए चाहे ये वाला पूछा जाए, आपको इस एंगल का आधा कर देना है। और कभी भी अगर ये एंगल देख के सेंटर वाला पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 180 से 50 को माइनस कर देना है, यानी ये वाला एंगल जो होगा उसको माइनस कर देना है, आपको सेंटर पर एंगल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC DE are points on AB BC respectively such that D is parallel to AC. AB और BC पर DE इस तरीके से पॉइंट है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के। अगर हमारे पास जो DE है वो 3 है तो हमारे पास और AC है वो 5 है। एरिया ट्रेपेजियम का जो है हमारे पास ACED का ACED यानी कि जो समलंब है उसका जो एरिया है वो कितना है, 32 है। तो हमें जो छोटा वाला ट्रायंगल है AB BDE, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है BDE इसका हमें एरिया निकालना है। तो आपको एक सिंपल बात पता है, जब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे आपको तब हमने बताया था कि जो एरिया होता है वो उनका जो साइड होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरिटी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तब हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब आपको बताइए कि अगर हमारे पास ये 3 है ये 5 है तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया होगा वो 5 स्क्वायर के बराबर होगा और जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया 3 स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि हम लिखेंगे ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपके पास होगा 9 और 25। अब 9 25 हमारे पास तो आ गया, लेकिन हमें तो ये वाला पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा। अब आप बताइए कि जब हमारा पूरा है 25 आधा है ये वाला 9, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा। अगर हम पूरे से जो छोटा वाला है इसको माइनस कर दें तो बचा हुआ आ जाएगा हमारे पास। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 16। ये हमारे पास रेशियो में वैल्यू आई है, लेकिन एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है कितनी, 32 है। तो 32 की वैल्यू हो जाएगी 16। हमें निकालना किसका है, तो हमें छोटे वाले ट्रायंगल का एक्चुअल एरिया निकालना है। रेशियो में उसका कितना है, 9 है, तो 9 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 18 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट S। एक हमारे पास PQR एक ट्रायंगल है जिसको S तक एक्सटेंड किया जाता है। जो PRS है हमारे पास वो 104 डिग्री है। जो PQR है PQR वो QPR का 3/5 है। यानी कि अगर हम QPR को x ले लें तो ये वाला जो एंगल है ये 3/5x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, यानी कि बाह्य कोण जो थ्योरम होती है वो लगानी है। आपको पता है कि जो बाह्य कोण थ्योरम होती है उसके माध्यम से जो ये वाले दो एंगल होते हैं इनका सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कि हम लिखेंगे x प्लस 3x/5 इक्वल्स 104। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x/5 इक्वल्स 104। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 65 आ गई, क्योंकि जो 5 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, x की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमसे एंगल QPR पूछा गया था, QPR। तो हमारे पास 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन ट्रायंगल ABC AC बराबर BC, लेंथ ऑफ बेस इज 10, CG is 8 centimeter, G is centroid. What is the length of AC? ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वो मीडियन वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, यानी कि माध्यिका वाली। अब आपको पता है कि सेंट्रॉइड किससे बनता है। अगर उसने सेंट्रॉइड दे दिया और आपसे कुछ नहीं कहा है, अब आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड होता है बनता कैसे है। तो जो सेंट्रॉइड होता है, जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो सेंट्रॉइड की फॉर्मेशन होती है। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो एक मीडियन को जो मतलब कि डिवाइड करता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो 2 रेशियो होता है, नीचे वाला हिस्सा 1 रेशियो होता है। अब बताइए कि अगर 2 रेशियो का जो वैल्यू है वो 8 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास पूरा मीडियन आ गया वो 12 आ गया। अब आपको यहाँ पर एक थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर वो थ्योरम नहीं पता है तो आपको निकालना मुश्किल पड़ेगा। वो थ्योरम होती है कि जो हमारे पास बीच में एंगल बाइसेक्टर या कुछ ये लाइन जो पड़ी होती है, जिसे हम लोग सेकेंट भी कहते हैं, सेकेंट नहीं इसको चलिए अभी लाइन मान लेते हैं। इसे हम एक नाम होता है इसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। तो ये मीडियन है, लेकिन अगर मीडियन ना हो तब इसे हम कुछ कहते हैं, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसे हम लाइन मान लेते हैं। अगर इस तरीके से कोई लाइन होती है तो वह हो जाएगी CD स्क्वायर इक्वल्स जो हमारे पास जो साइड्स होती हैं इनका स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर को हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, यानी कि x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर माइनस जो हमारे पास ये टुकड़े होते हैं ना AD इंटू BD, और यहाँ पर हमारे पास AD 5 है, BD 5 है, तो 25। तो CD स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास CD है 12, तो CD स्क्वायर हो जाएगा 144। ये 25 इधर आ जाएगा इक्वल्स x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, क्योंकि 144 और 25 कितना होता है, 169 होता है। 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो 13 का स्क्वायर रूट है। 13 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक थ्योरम होगी हमारे पास। ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा एक हमारे पास होती है अपोलियन थ्योरम। अपोलियन थ्योरम से भी इसको हम निकाल सकते थे। अपोलियन थ्योरम क्या होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पिछले जो वीडियोस थे उनको देख के नोट्स बनाए थे तो अपने नोट्स उठाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को देखना है और उनके नोट्स बना लेने हैं, तो आपको वहाँ पर अपोलियन थ्योरम पता चल जाएगी। In triangle ABC, DE parallel to AB, where D and E are points on side AC and BC respectively. F is a point between C and D such that EF parallel to BD, AD equals 15, DC equals 10, then length of CF. एक हमारे पास ABC जो DE है, तो हम क्या करते हैं, इसके थोड़े से हम पॉइंट्स बदल देते हैं। ये A B ले लेते हैं और ये हम लोग C ले लेते हैं। जो DE है वो पैरेलल है AB के, F पॉइंट है C और D के बीच में,
जहाँ पर जो EF है यानी कि ये पॉइंट जो है पैरेलल है BD के। अब AD हमारे पास 15 है, जो हमारे पास DC है वो 10 है। तो हमें जो CF है यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। अगर आप इसे थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। बस आपको जो पता है वो आपको लगाना है। आपको पता क्या है, सिमिलरिटी पता है, तो सिमिलरिटी यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर CD और AD का रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा हमारे पास CE और EB का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास CE और EB है ना, वो पैरेलल लाइन से कटे हुए हैं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अपन नीचे वाला हिस्सा होता है, उनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो हमारे पास जो CD और AD का रेशियो होगा वही CE और EB का रेशियो होगा। तो जो CD और AD का रेशियो है वो आपका है, अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 2:3 है। तो ये भी हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, अब हम ये वाली D लाइन जो पैरेलल है उसको हम भूल जाते हैं। अब हम ट्रायंगल में जाएंगे। जो हमारे पास ट्रायंगल है BBC, इसमें जो लाइन हमारे पास पैरेलल है वो FE पैरेलल है DB के। अगर हमारे पास ये 2:3 में है तो ये वाला जो रेशियो है ये भी तो 2:3 में होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है अगर एक ट्रायंगल है उसमें अगर हम पैरेलल लाइन डाल दें तो ये रेशियो होगा वही ये रेशियो होगा। तो अगर ये रेशियो हमें दिया गया है तो ये रेशियो भी तो वही होगा, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। तो अब बताइए कि ये CD है हमारे पास यहाँ पर 3:5 हो जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास CD है 10, यानी कि हम कहेंगे कि जो 1 रेशियो है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे CF पूछा गया था। CF कितना है? 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो की वैल्यू आ गई। बस इसमें क्या था, थोड़ा सा जो क्वेश्चन था उसको उसने घुमाया है। उसने एक ही क्वेश्चन में कई आपसे फिगर बनवा लिए हैं। बस यही पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब उसने फिगर कई बनवा लिए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फिगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाइए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा फिगर होगा बड़ा बनाएंगे तो आपको साफ साफ लाइनें दिखाई पड़ेंगी और आपको पॉइंट भी साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। जब आपको पॉइंट साफ साफ दिखाई पड़ेंगे तो आसानी से आप उस क्वेश्चन में जो आपकी आइडेंटिटी आपको पता है वो आसानी से लगा पाएंगे। एक सर्कल है जो टच करता है क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को। PQ हमारे पास 11 है, QR हमारे पास 12 है, PS हमारे पास 8 है। तो हमें जो लेंथ निकालनी है वो RS की निकालनी है। आपको हमने प्रॉपर्टी जब सर्कल की पढ़ाई थी तब बताया था कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल को के अंदर सर्कल होगा और सर्कल उसकी सभी साइडों को छुएगा, ठीक है, सभी साइडों को छूना चाहिए। तो जो हमारे पास अपोजिट साइड्स का सम होता है वो बराबर होता है, यानी कि 11 + x बराबर होगा 8 + 12 के। तो 12 + 8 हमारे पास 20 होता है। 20 से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The perimeter of an isosceles triangle is 3.6 meter and its base is 30 centimeter shorter than each of the equal side. Then what is the area of the triangle? यानी कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि उसकी 2 साइडें होंगी वो बराबर होंगी, उनको हमने x + x मान लिया। और जो छोटी साइड है वो जो बड़ी साइड है इक्वल साइड्स हैं उससे 30 छोटी है, यानी कि x - 30 है।
साइड्स हैं उनका सम हमें दिया गया है, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर मीटर में है, इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में 360 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 390, x इक्वल्स 130, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं हमारे पास 130 हो जाएंगी, और जो शॉर्टर साइड है वो हमारे पास 100 हो जाएगी, क्योंकि x माइनस 30 है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो यूज़ करना पड़ेगा, एरिया का फार्मूला वो यूज़ करना पड़ेगा। एरिया इक्वल्स अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस आपके पास 360/2 हो जाएगा, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये आपके पास आएगा 180। अब हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एस लिखेंगे, तो 180 इंटू 180 से सबसे पहले 130 माइनस करेंगे तो 50, फिर 130 माइनस करेंगे 50, फिर हम माइनस करेंगे 100 को, यानी कि 80। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो 50 इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 10 कॉमन आ गया, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो 4 से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, इस 2 से ये 2 कॉमन आ गया, 9 से 3 कॉमन आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आया है, लेकिन जो हमें आंसर दे रहा है ये मीटर स्क्वायर में देना है, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6, और 0.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास 2 सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, जिनकी रेडियस हमारे पास 42 मीटर और 35 मीटर हैं। उनको रिप्लेस करना है एक बड़े सर्कुलर ग्राउंड से। जो बड़ा सर्कुलर ग्राउंड है उसका जो एरिया है वो छोटे वाले जो सर्कुलर ग्राउंड्स हैं उनके एरिया के सम के बराबर है, यानी कि 5 इंटू 42, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 42 इंटू 42 प्लस पाई इंटू 35 इंटू 35 बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 42 इंटू 42 आपके पास हो जाएगा 64, और 1764 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1225। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो आपके पास 5 to 7 और 5 4 9, 6 to 8, 7 to 9 और 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, √2989। Side BC of triangle ABC is produced to D. The bisector of angle ABC ACD meet at E. एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसकी जो साइड BC है उसको प्रोड्यूस किया जाता है D तक। ABC का बाइसेक्टर प्लस एंगल ACD का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीट करेगा आपके पास E पर। अगर ये हमारे पास x है तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये हमारे पास y है तो ये भी हमारे पास y हो जाएगा। अब आपको जो एंगल दिया गया है BEC, ये 35 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना है एंगल ABC, यानी 2x की वैल्यू आपको निकाली है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 का होता है। अगर आपके पास ये y है, ये y यानी 2y है, तो
तो ये बचा हुआ आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास बचा हुआ एंगल जो हो जाएगा वो 180 माइनस 2y हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि एक ट्रायंगल ये फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। अब ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा, 180 होगा। अच्छा, हमको एक बात और दी गई थी, वो दी गई थी कि जो हमारे पास ए बी इक्वल्स ए सी है, ठीक है, ए बी इक्वल्स ए सी है, तो ये हमारे पास बराबर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है हमारे पास बराबर है। तो अगर ये हमारे पास 2x है तो जो 180 माइनस 2y है ये 2x के बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि साइड्स बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी हमारे पास बराबर होंगे। तो 180 माइनस 2y इक्वल्स 2x होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 90 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, x ये जो एंगल बी ई सी है इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते ही आपके पास जो 2x की वैल्यू है वो आ जाएगी 55 डिग्री। तो 55 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल की विद सेंटर O एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इफ एंगल ए पी बी इक्वल्स 12, व्हाट इज द मेजर ऑफ ओ ए बी। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका सेंटर O है, जिसमें एक हमारे पास ए बी कॉर्ड है, P हमारे पास कोई भी पॉइंट है, इस प्रकार से है कि जो ए पी बी है हमारे पास एक 112 है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम 112 बनाते हैं तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास एंगल होगा वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एंगल का फैलाव है वो ज़्यादा है, तो ये हमारे पास 112 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है कि हम जो एंगल 112 है लें किधर। अगर आपने ये समझ लिया तो आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो अगर हम इससे 112 लेके चलेंगे ना तो हमारे पास आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसे 112 लेके चले, मान लीजिए कि हमने इसको 112 नहीं लिया, हमने इसको 112 लिया, तो जब हमारे पास आपको पता है कि एक ही कॉर्ड से जो सेंटर होता है, अगर कहीं पर भी सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर में जितना एंगल बनेगा ना उससे आधा होगा। यानी कि अगर ये 112 है तो जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसी कॉर्ड के द्वारा, तो वह दुगना होगा। तो 112 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 4। अब बताइए आपके पास यही 2 2 4 आ गया। अब 2 2 4 ये आ गया तो आपको पता है कि ओ ए बी एक हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, और ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम तो हमारे पास 180 ही होता है, ठीक है। तो 180 होता है तो ये ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमें 112 ये लेना है। अगर 112 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो रही है, और क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ये अगर आपके पास 112 है तो ये 68 हो जाएगा। अगर आपके पास ये 68 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास दुगना, यानी कि 8 2 जा 16, 1 6 2 जा 12, 113, यानी कि 136 हो जाएगा। 136 अगर ये हो गया तो बचे हुए ये एंगल है हमारे पास एक्स एक्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि सभी एंगल्स का सम कितना होगा हमारे पास 180 होगा। तो हमारे पास जो
ये बचे हुए 2 एंगल्स हैं, इनका सम 44 है। हमसे पूछा गया है OAB, यानी एक एंगल पूछा गया है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास C यानी कि 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। in triangle ABC, D and E are points on side AB and BC respectively, such that BD ratio DA 1:2, CE ratio EB 1:4. If DC and AE intersect at F, then FD ratio FC equals to। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, जिसमें हमारे पास DE पॉइंट्स हैं AB और BC के ऊपर। BD रेशियो DA हमें दिया गया है 1:2। जो CE और EB है वो हमें दिया गया है 1:4। अब DC जो है वो इंटरसेक्ट करेगा EA के साथ F पर। हमें जो रेशियो बताना है वो बताना है FD और FC का। अब आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगानी है वो आपको लगानी है मास पॉइंट थ्योरम वाली। मास पॉइंट थ्योरम यहाँ पर बहुत आसानी से लग जाएगी। मास पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास ये 2 है तो इसको हमें 2 ले लेना है, ये 1 है तो इसको हमें 1 ले लेना है, और ये हमारे पास 4 है तो इसको 4 ले लेना है, ये 1 है तो इसको 1 ले लेना है। अब जो हमारे पास दोनों आ गए ना, इनको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 + 1 यानी कि 3, ये 3 हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट है ना, ये 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 4 है, लेकिन जो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो इसके पास वाला रेशियो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई और इसके पास वाले रेशियो की मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 × 4 करेंगे और 4 × 2 करेंगे तो ये 8 होता है, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है तो 4 दूना 8 होता है। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास केवल और केवल 4 हो रहा है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि जो मास पॉइंट थ्योरम होता है ये सारा का सारा खेल जो होता है वो बैलेंस का ही होता है, इसीलिए इसको तराजू मेथड भी कहते हैं। ये हमने सारा अच्छे तरीके से आपको जो मास पॉइंट थ्योरम था उसमें पढ़ाया था। अगर आपको नहीं आती है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मास पॉइंट थ्योरम बहुत ही कम जगह यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है हमारा सिमिलरिटी से हो जाता है, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटी कठिन पड़ेगी। इस क्वेश्चन को अगर हम सिमिलरिटी से करना चाहें तो सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मास पॉइंट थ्योरम जरूर देख लेनी है। मास पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा कठिन पड़ जाती है, पहली बार जब आप समझ नहीं पाएंगे तब आपको कठिन पड़ती है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए फिर आप उसे आसानी से लगा पाएंगे। अब आपको निकालना था DF रेशियो, FC। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये रेशियो होगा ये इसके साथ चला जाएगा, यानी कि 8 रेशियो हो जाएगा। ये 3 है, इसके साथ चला जाएगा तो 8:3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इस इधर होता है वो पलट के इस साइड चला जाता है और ये वाला जो रेशियो होता है वो इस साइड चला जाता है, तो 8:3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In a right angle triangle ABC, if ABC equals 90 डिग्री, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, BD एक परपेंडिकुलर हमारे ऊपर पास AC के ऊपर, जो हमें AD रेशियो DC फाइंड करना है, यानी जो AD और DC का रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। और हमें जो दिया गया है वो BC दिया गया है 8 और जो AB है वो 6 दिया गया है। तो अगर आपको AD रेशियो
DC फाइंड करना है तो ये जो रेशियो होता है वो जो इसकी पड़ोस वाली साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर 36 रेशियो 8 8 जा 64, 4 से काट दीजिए, 4 9 जा 4 16 जा, तो 9:16 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और लगभग हर बार पूछी जाती है। तो बस आपको क्या करना है, इसके जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं वो रट लेने हैं, और अगर आपको फार्मूले इसके रट लिए तो समझ लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप आसानी से कर देंगे, क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे के सारे फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर फार्मूले आपको पता है। PAB तो ये वाला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं। ये सेम क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में ही कर चुके हैं और ये आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना क्या हो गया, होमवर्क हो गया। आंसर कितना आना है आपको पता है, 128 का आधा कर देंगे, यानी कि आपके पास 64 आंसर आएगा। कैसे आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। हमने आंसर तो बता दिया लेकिन इसे आपको सॉल्व कर लेना है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ABC और RPQ। सिमिलरिटी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा हमको दिया जाता है वैसे ही नोट करते हैं। ABC दिया गया था तो हमने ABC नोट किया, RPQ दिया गया है तो हमने RPQ नोट किया। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जो उसने सिमिलर साइड्स दी थी उनको आपने बदल दिया है। तो सिमिलरिटी में आपको पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमें जो AB है 3 पता है, BC हमें 4 पता है, AC हमें 5 पता है, हमें PQ निकालना है, इसको हम X ले लेते हैं। तो इसका जो रेशियो है ABC का एरिया का वो 4 है, PRQ का PQR का जो हमारे पास है वो 9 है। तो अगर हम साइड्स का रेशियो निकालना चाहें तो साइड्स का रेशियो हमारे पास 2:3 आएगा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे हम स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो जो साइड्स का रेशियो है हमारे पास वो 2:3 आएगा। अब एक साइड का रेशियो हमें पता चल गया, दूसरी साइड का हमें निकालना है, वो हो जाएगा हमारे पास 4/x, क्योंकि जो हमने लिया था वो ABC रेशियो RPQ लिया है, तो हम पहले साइड ये लेंगे फिर ये साइड लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो इसकी साइड लेनी है वही करस्पॉन्डिंग साइड इसकी लेनी है। ये हमने 4 लिया तो इसी की करस्पॉन्डिंग साइड जो थी वो PQ थी, उसको हमें लेना है। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी और 6 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In ABC, AB and AC are produced to the point D and E respectively. If the bisector of CBD and angle BCE meet at point O and angle BOC equals 57 degree, then angle A is equals to, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जो AB और AC हैं इनको पॉइंट D और E तक बढ़ाया जाता है। जो CBD है इसका एंगल बाइसेक्टर और BCE का एंगल बाइसेक्टर O पर मीट करते हैं। अगर हमारे पास जो BOC है ये 57 डिग्री है तो हमें एंगल A बताना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो एंगल हमारे पास BOC होता है वो होता है 90 माइनस एंगल A/2 इक्वल्स एंगल BOC। और अगर ये एंगल अंदर की तरफ होता तो अगर इसको हम O' मान लें तो BOC जो एंगल होता वो हमारे पास होता 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। अंदर की तरफ जो होता है वो हमारे पास प्लस में होता है और बाहर की तरफ माइनस में होता है। तो एंगल A/2 हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 57, तो 90 माइनस 57 हमारे पास हो जाएगा
33 दूना 66, यानी एंगल ए हमारे पास 66 डिग्री आ जाएगा। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ BC इज ए कॉर्ड। जो BC हमारे पास एक कॉर्ड है, पॉइंट D एंड A हमारे पास सर्कल पर है, लेकिन वो अपोजिट साइड्स पर है। जो अपोजिट साइड BC है उससे दूसरी तरफ है। हमारे पास एक साइड है, एक कॉर्ड है BC, सेंटर है O। हमारे पास जो BD D और A पॉइंट हैं, इस जो BC है इसके अपोजिट हैं, और हमें जो DBC दिया गया है वो 28 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम D यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर D हमने यहाँ पे ले लिया तो जो ये एंगल है क्या हमारे पास 28 बनेगा? नहीं बनेगा, 28 से बहुत ज़्यादा बनेगा। यानी कि सीधी सी बात है, जो D होगा वो इस साइड होगा और ये A हमारे पास होगा। तो जो D है DBC वो हमारे पास 28 है। यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है जो BD है वो DC के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास बराबर है। यानी कि जो हमारे पास एंगल हो जाएगा ये 28 है, तो ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा ये भी 28 हो जाएगा। दोनों ये 28 + 28 हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 56, यानी कि 124 हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास 124 हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक ही कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनते हैं ये हमारे पास अगर 124 है, अगर ये 124 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसका दुगना होगा। लेकिन अगर हम दुगना देखें तो ये हमारे पास जो है ये 180 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 124 यानी कि जो एंगल BOC होगा वो इसका दुगना होगा, क्योंकि आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि एक ही कॉर्ड के द्वारा एंगल सेंटर पर अगर फॉर्मेशन हो रही है और भाई उसी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल है उसकी सर्कल पर कहीं पे भी फॉर्मेशन हो रही है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा उसका आधा जो एंगल होगा वो सर्कल पर कहीं पे भी जो एंगल बन रहा होगा वो होगा। तो अगर BOC की बात करें तो ये हमारे पास 248 हो जाएगा, लेकिन 248 ये हो नहीं सकता, तो इसे हम क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे। तो 360 से जब हम 248 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो एंगल है वो 112 डिग्री आ जाएगा और 112 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जहाँ पर जो DE है वो पैरेलल है BC के। AD हमारे पास 5 है, DB 9 है, AE हमारे पास 4 है, जो BC हमारे पास ये 15.4 है। हमें आप जो बतानी है लेंथ वो DE प्लस EC बतानी है, तो हमें सबसे पहले EC निकालना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास ये 5 है तो पूरा जो हमारे पास हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि जो हम रेशियो निकालेंगे वो छोटा वाला ट्रायंगल प्लस पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो हम लगाएंगे, क्योंकि जो सिमिलरिटी लगेगी ना वो छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में ही लगेगी, क्योंकि यही दोनों हमारे पास सिमिलर होंगे, छोटा वाला ट्रायंगल प्लस बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सिमिलरिटी लगाएंगे तो 5 9 5 14 बराबर छोटे ट्रायंगल यानी 4, पूरा बड़ा ट्रायंगल यानी AC यानी 4 +
या हम यहाँ पर डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डी सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ई अपॉन, अगर हमने ये लाइन ली है तो ये लेनी पड़ेगी 15.4, तो यहाँ से जो डी ई की वैल्यू है वो हमारे पास 5.5 आएगी। अब हमें निकालना पड़ेगा EC। अब EC निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको EC को हम ले लेते हैं x, तो 5/9, क्योंकि जो DE है हमारे पास वो पैरेलल है BC के, ठीक है। जब पैरेलल होता है ना लाइन, तो जो हमारे पास खंडों का रेशियो होता है वही इस खंड का रेशियो होगा, यानी कि ये 5:9 है तो ये भी 4:x है, वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 7.2, और 7.2 प्लस 5.5 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 12.7 आंसर आ जाएगा। 12.7 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर है हमारे पास, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास ए बी है, पी और क्यू पॉइंट्स है हमारे पास अपोजिट सेम साइड पे, ए क्यू प्लस बी पी हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पर। एंगल पी ओ क्यू हमें दिया गया है, यानी कि ये एंगल जो है हमें दिया गया है कितना, 54 डिग्री। हमें फाइंड करना है पी सी ए, यानी कि पी सी ए ये फाइंड हमें करना है। अब आप अगर देखें तो अगर हमारे पास ये जो एंगल है वो पी ओ क्यू अगर हमारे पास 54 है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, जो एंगल पी ए क्यू है वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल है ना सेंटर पे जितना बन रहा होता है उसी अगर कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर मतलब कि सर्कल पर कहीं पे भी एंगल बनता है वो आधा होता है। अगर सेंटर पे हमारे पास 54 है तो उसी कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आधा होगा, यानी कि 27 डिग्री होगा। अब आपको एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि जो हमारे पास ये है ए बी एक डायमीटर, आपको पढ़ा होगा आपने कि ये हमारे पास अगर डायमीटर है या मतलब सेमी सर्कल है तो इसके द्वारा जो ये एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास सेमी सर्कल है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ए पी बी, ये एक सेमी सर्कल में एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये 90 होगा। अब आप देख लीजिए कि जो हमारे पास ए पी सी है एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास पी 90 है, ए 27 है, तो सी निकल आएगा ना 90, और 27 को आपको जोड़ना है, 180 से माइनस कर देना है, तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने हमेशा आपसे कहा है कि जो ज्योमेट्री है सरल भी बहुत होती है, कठिन भी बहुत होती है। अगर आप फंस गए तो फंस जाएंगे, अगर आप निकल गए तो निकल जाएंगे। तो निकल कैसे जाएंगे, तभी आप निकलेंगे जब आपको इसकी जो फॉर्मूलेज है वो पता होंगे। फॉर्मूला नहीं पता तो आप सरल से सरल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो हमने माना कॉन्सेप्ट से आप करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे? कॉन्सेप्ट से आप पेपर थोड़ी दे रहे हैं, आपको यहाँ पर कंपटीशन वाला पेपर देना है, तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी निकालेंगे, हाँ पहले हम कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए। जवान पे अगर आपके पास फॉर्मूले हैं
तो कॉन्सेप्ट भी आप आसानी से क्वेश्चन में लगा पाएंगे। और कॉन्सेप्ट हमने हमेशा कहा है कि कॉन्सेप्ट आप तभी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस करा दी, आपने वीडियो देख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। हमने ये करा दिए कि हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट जो होता है क्वेश्चन में लगता कैसे है। अगर हमने 100 आपको करा दिए हैं क्वेश्चन, तो आप भी 150 अपने आप कर लीजिए। इतने अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो जो आपका ज्योमेट्री है उसका आपको 70 से 80% जितने क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फिर धीमे धीमे आप जब मॉक्स देंगे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें आपको जो ज्योमेट्री है वो 100% आने लगेगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक तो आपको करना ही करना है और मुझे पता है कि आप लोग लाइक करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।